हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दीपक, आपका स्वागत करता हूं पॉलिटी की पाठशाला में। हम आज संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा जो बहुत महत्वपूर्ण और संभावित हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, या ऑप्शन सी भाग 5, या ऑप्शन डी भाग 2। तो किस भाग में किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख? बी, ऑप्शन बी भाग 4 में किया गया है। ठीक। अच्छा, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है ये? यानी आर्टिकल 36 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। अगला प्रश्न ये कि नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश से ली गई है? नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश से ली गई? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी आयरलैंड, या डी फ्रांस। ऑप्शन होगा सी, आयरलैंड से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है और ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये कि अनुच्छेद 44 किस बात से संबंधित है? पंचायतों का गठन, समान नागरिक संहिता, या कृषि सुधार, या मजदूरी सुरक्षा। अनुच्छेद 44 किस बात से संबंधित है? समान नागरिक संहिता इसमें बहुत चर्चा में है, यानी ऑप्शन बी। अभी तक भारत के कितने राज्यों में लागू है? एक गोवा में और अभी उत्तराखंड में प्रक्रिया चल रही है समान नागरिक संहिता के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि अनुच्छेद 39 बी और सी संविधान की मूल संरचना का हिस्सा किस निर्णय में घोषित किया गया था? अनुच्छेद 39 बी और सी संविधान की मूल संरचना का हिस्सा किस निर्णय में घोषित किया गया था? ऑप्शन ए केशवानंद भारती वाद, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स वाद, ऑप्शन सी शंकरी प्रसाद वाद, या ऑप्शन डी गोकलनाथ वाद। बताइए। ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स वाद, ये कब हुआ था? 1980 में। 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद में सामाजिक न्याय के लिए अनुच्छेद 39 बी और सी को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा का निर्माण घोषित किया गया। अच्छा, अनुच्छेद 39 बी और सी क्या है आपको ये भी जानना है। तो अनुच्छेद 39 बी कहता है कि समुदायों के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सभी की भलाई के लिए वितरित किया जाए, और अनुच्छेद 39 सी कहता है कि यह सुनिश्चित करना है कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सार्वजनिक हितों के लिए हानिकारक न हो जाए। ठीक है, यानी सामाजिक न्याय से संबंधित है। केशवानंद भारतीवाद, जिसमें पहली बार मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, कब आया था? किस 1973 में। ठीक है। अच्छा, गोलकनाथवाद आया था 1967 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा था कि संसद मूल अधिकारों को न तो कम कर सकती है न तो छीन सकती है मूल अधिकारों को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये कि अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य का कर्तव्य क्या है? अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य का कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य सुरक्षा, ऑप्शन बी पंचायतों का गठन, ऑप्शन सी 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व शिक्षा, या ऑप्शन डी महिलाओं को समान वेतन। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य का कर्तव्य क्या है? बताइए। ऑप्शन सी 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व शिक्षा की बात की गई थी। ये कब आया था? 86वें संविधान संशोधन। या अच्छा, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस निर्णय में घोषित किया था? सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस निर्णय में घोषित किया था? ऑप्शन ए मेनका गांधीवाद, ऑप्शन बी उन्नीकृष्णनवाद, या ऑप्शन सी मुरली देवड़ावाद, या ऑप्शन डी इंदिरा साहनीवाद। बताइए। ऑप्शन बी उन्नीकृष्णनवाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था, और इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21A में मूल अधिकार बनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है?
अनुच्छेद 40, ए रोजगार का अधिकार, बी पंचायतों का गठन, सी समान वेतन या डी खाद्य सुरक्षा। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? क्या होगा बताइए। आर्टिकल 40 में किससे संबंधित है ये? ऑप्शन बी पंचायतों का गठन से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 40 पंचायतों के गठन से संबंधित है। समान वेतन, समान कार्य के लिए 39 ए में है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है? यानी अनुच्छेद 47 किससे संबंधित? ये पर्यावरण संरक्षण, बी ग्राम विकास, सी पोषण और नसबंदी, डी शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 47 किस विषय से संबंधित है बताइए। ऑप्शन सी पोषण और नसबंदी से संबंधित है, आर्टिकल 47। ठीक है, और बताइए शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 45 में है। एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण बार बार अब तो और ज़्यादा पूछा जाने लगा, किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 48 ए, 48 ए में पर्यावरण संरक्षण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये कि अनुच्छेद 48 में क्या निर्देश है? अनुच्छेद 48 में क्या निर्देश है? ऑप्शन ए गौ संरक्षण, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य बीमा और ऑप्शन डी समान वेतन। क्या? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण और गौ संरक्षण मतलब गाय का संरक्षण अनुच्छेद 48 में इसका दिया गया है। शिक्षा आर्टिकल 45 में है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 ए में है। ठीक है, चलिए अगला है कि अनुच्छेद 51 का उद्देश्य क्या है? ए समाजवाद, बी धर्मनिरपेक्षता, सी अंतर्राष्ट्रीय शांति, डी समान शिक्षा। अनुच्छेद 51 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते को लागू करना, उसको बनाए रखना, उसका पालन करवाना इसकी जिम्मेदारी केंद्र को है। तो अनुच्छेद 51 का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति से ये संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु कौन उत्तरदायी है? भारत में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए संसद, बी न्यायपालिका, सी राज्य सरकार या डी राज्य। बताइए। राज्य इनको लागू कराने हेतु उत्तरदायी है, चूंकि ये कानूनी रूप से बाध्यपूर्ण नहीं है। जैसा मूल अधिकारों का लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, वैसे नीति निर्देशक तत्वों के लिए जो उसमें प्रावधान किया गया है उसमें हम नहीं जा सकते। तो समय समय पर राज्य की यथास्थिति जैसा उसकी सामर्थ्य होगा उस हिसाब से कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखेगा। अमूमन सामाजिक आर्थिक समानता की बात, कल्याणकारी राज्य की बात नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 में की जाती है। ठीक है, जो 36 से 51 तक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। आप पढ़ें, आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक, अगला प्रश्न है कि समान वेतन के लिए समान कार्य किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? समान वेतन के लिए समान कार्य। ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 डी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 41। समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन अगर अनुच्छेद 39 बी अगर इतना डिटेल में दिया हुआ है तो ठीक। चलिए, अनुच्छेद 43 कर्म और निर्वाह मजदूरी का प्रयास करता है। कर्मकारों और निर्वाह मजदूरी का प्रयास अनुच्छेद आपके 43 में है। 41 में काम और लोक सहायता पाने का अधिकार है। काम पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार इसमें वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में श्रमिकों के लिए न्यायसंगत और मानवोचित कार्यदशाओं का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में श्रमिकों के लिए न्यायसंगत और मानवोचित कार्यदशाओं का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। ऑप्शन सी अनुच्छेद 42 यानी आर्टिकल 42 में
श्रमिकों के लिए न्यायसंगत और मानवोचित कार्य दशाओं का प्रावधान है। यानी जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वहाँ पर पानी की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा ठीक हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण न हो, वहाँ पर सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसी सारी सुविधाओं का ख्याल रखना और मातृत्व का भी वहाँ पर संरक्षण हो सके। ठीक है, महिला मजदूरों के लिए, महिला श्रमिकों के लिए भी वहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए। इसका अनुच्छेद 42 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है और अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता की बात करता है और अनुच्छेद 38 जो है, अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगा, इसका बात की जाती है इसमें। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार बाध्यकारी होते हैं। ऑप्शन ए कानूनी रूप से बाध्यकारी, ऑप्शन बी राजनीतिक रूप से बाध्यकारी, ऑप्शन सी नैतिक रूप से बाध्यकारी या ऑप्शन डी आर्थिक रूप से बाध्यकारी। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार बाध्यकारी होते हैं। ऑप्शन सी नैतिक रूप से बाध्यकारी, यानी अगर ये लागू नहीं होता है नीति निर्देशक तत्व तो इसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते, जैसा आप मूल अधिकारों में जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि कौन कौन से मूल अधिकारों के रूप अनुसार अभी कार्य करना है या अभी उनको लागू नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि किस अनुच्छेद में वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा का निर्देश दिया गया है। यानी जो वृद्ध हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन, किस अनुच्छेद में वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा का निर्देश दिया गया। ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, बी अनुच्छेद 43 या सी अनुच्छेद 45 या डी अनुच्छेद 46। बताइए। ऑप्शन ए, इसमें वृद्धों को संरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, 45 आपका ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि किस अनुच्छेद में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। किस अनुच्छेद में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 47। कुटीर उद्योग को सहायता देने की बात किस अनुच्छेद में की गई है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 43 यानी आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योग की बात की गई है। गांधी जी की संकल्पना थी कि ग्रामीण स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर भारत को निर्भर बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। ठीक है, 41 है कि अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 45 जो है आपका 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक यानी बाल्यावस्था में देखरेख और शिक्षा के उपबंध की बात करता है। और आपका अनुच्छेद जो ये 47 या 47 जो है ये कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन या ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। चलिए बताइए। संविधान के किस संशोधन से, यानी ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल अधिकारों के रूप में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया। 42वां संविधान संशोधन जो है आपका 1976 में होता है। ठीक, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, 1992 में। और यही जस्ट 74वां संविधान संशोधन नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, ये भी 1992 में आया था। ठीक, चलिए प्रश्न ये है कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और को सामाजिक न्याय और शिक्षा की सुविधा देने की बात की गई है। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों को सामाजिक न्याय और शिक्षा की सुविधा देने की बात की गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 47 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। बताइए किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 46, ऑप्शन ए अनुच्छेद 46 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि राज्य के द्वारा की जाएगी।
अच्छा, आर्टिकल 47 क्या कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए राज्य का एक कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 45 जो है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख और शिक्षा के प्रबंध की बात करता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? ये प्रश्न कभी कभी रिपीट भी हो रहे होंगे, तो इसका ये कि बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए ताकि परीक्षा में आते हुए इस प्रश्न को आप स्पष्ट रूप से कर पाएँ। तो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। चारों की व्याख्या की जाएगी, तो वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, समान नागरिक संहिता ऑप्शन ए अनुच्छेद 44 से संबंधित है। ठीक। अच्छा, अनुच्छेद 39 में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। अनुच्छेद 47 अभी मैं बताया हूँ ना कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य की बात करता है। और ये बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 51 ये क्या कहता है? आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में समृद्धि की बात करता है। कौन? आर्टिकल 51। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि अनुच्छेद 38 क्या कहता है? ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी सामाजिक कल्याण राज्य, ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था या ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? तो होगा ऑप्शन बी सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण मतलब कल्याणकारी कार्यों को राज्य का कर्तव्य होगा कि वो लोगों को बेसिक सुविधाएं और बेसिक जो खाद्य हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी की पूर्ति करेगा। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। ठीक। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 55 में है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे मूल अधिकार भी बनाया गया था, 21A में रखा गया है। ठीक। और ग्राम पंचायतों का गठन 40 आर्टिकल 40 में है। पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज अधिनियम लाया गया था। ठीक। 74वें के द्वारा नगर निकायों के लिए नगर पालिकाओं का गठन, ठीक है, शहरी प्रणाली, वह भी 1992 में ही था, लागू हुआ था 1993 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है? आपको, अगर आप अभी तक पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर आ रहा है। कुछ प्रश्नों को इसी बार विकल्प के रूप में या प्रश्न के रूप में पुनरावृत्ति की गई है ताकि आपको स्पष्ट रूप से इसकी समझ हो सके। तो किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 39 या डी अनुच्छेद 48A। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बी अनुच्छेद 51 में। ठीक है। अनुच्छेद 50 में क्या है ये बताइए? 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को आर्टिकल 50 से अलग किया गया। ठीक। अच्छा, 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के, आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण की बात की गई है। ठीक। और 48 ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है। ठीक है, गौ संरक्षण से संबंधित। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की बात की गई है? अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा कि किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की बात की गई है। तो चलिए यहाँ बताइए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 49, सी अनुच्छेद 51 या डी अनुच्छेद 52। बताइए। इसमें होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, यानी आर्टिकल 50 से न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया। ठीक। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन का संरक्षण की बात करता है। 51 जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की समृद्धि की बात करता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? विदेशी मामलों में भागीदारी,
बी पर्यावरण की रक्षा, सी स्मारकों का संरक्षण या डी चुनाव सुधार। अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? ऑप्शन सी स्मारकों का संरक्षण, यानी आर्टिकल 49 जो है स्मारकों का संरक्षण से संबंधित है। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं आदि जो हमारी प्रतिभूति हैं, उनके संरक्षण की बात करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के समकक्ष महत्व किस निर्णय में दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के समकक्ष महत्व किस निर्णय में दिया था? ऑप्शन ए गोकलनाथ केस, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस या ऑप्शन डी अयोध्या केस। बताइए। ऑप्शन ए गोकलनाथ, बी मिनर्वा मिल्स, सी केशवानंद भारती, डी अयोध्या केस। किस में होगा? बी मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के समकक्ष महत्व दिया था। ठीक है, ये कब हुआ था? 1980 में। ठीक, केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि संसद मूल अधिकारों को तो बदल तो सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और गोकलनाथ 1967, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद न तो मूल अधिकारों को कम कर सकती है और न ही इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करती है। और यह आकर 1973 में केशवानंद भारती केस में बदल जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट समय समय पर निर्धारित करेगी या उसकी व्याख्या करेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने हेतु कौन सा आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए मंडल आयोग, ऑप्शन बी वेणुगोपाल आयोग, ऑप्शन सी सरकारी आयोग या ऑप्शन डी रघुनाथ राव समिति। इस प्रश्न में त्रुटि है। ये मंडल आयोग आपका आरक्षण से संबंधित है, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। चलिए मैं इसको देख के करेक्ट करके फिर से बताता हूँ। चलिए तब तक अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि मूल कर्तव्यों का समावेशन संविधान के किस वर्ष किया गया था? मूल कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था संविधान में? ठीक है, बताइए। 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ठीक है, 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 48 से क्या निर्देश देता है? अनुच्छेद 48 से क्या निर्देश देता है? स्वतंत्र न्यायपालिका, बी अंतर्राष्ट्रीय शांति, सी पर्यावरण की रक्षा या डी समान नागरिक संहिता। बताइए। ऑप्शन सी पर्यावरण की रक्षा। ठीक है, आर्टिकल 48A में है। इसी में आपका कृषि और पशुपालनों का संरक्षण संगठन, इनका सबका भी उल्लेख किया गया है। अच्छा अब बताइए समान नागरिक संहिता किस में? 44 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति किस में? किस में अंतर्राष्ट्रीय शांति? अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग आपका किया गया है अनुच्छेद 50 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय क्यों नहीं है? ऑप्शन ए क्योंकि वो मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन बी वे केवल आदर्श हैं, ऑप्शन सी संसदीय निर्णय पर निर्भर हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि वे मूल अधिकार नहीं है इसलिए वह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये केवल आदर्श हैं, इन्हें राज्य अपनी सुविधा के अनुसार उसे लागू कर सकता है, इसलिए वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये बाध्यकारी रूप से नहीं लागू किया जा सकते। संसदीय निर्णय पर ये अक्सर संसद इस पर नियम कानून बनाकर इसको लागू कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस निर्णय में कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस न्याय में कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए चंपकम दोराईराजन केस, ऑप्शन बी उन्नी कृष्णन केस, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स केस, या ऑप्शन डी अशोक कुमार ठाकुर केस? बताइए। ऑप्शन ए चंपकम दोराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों को नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लगभग 30 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। कोई सुझाव है तो आपका सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो उसे भी कमेंट के रूप में आप बता सकते हैं। बाकी अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।